यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है वो बांग्लादेश को क्यों सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रही है, अमेरिका पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ क्या खिचड़ी पका रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट ईरान को भारत के वोट ना देने से क्या प्रॉब्लम होने लगी है। भारत जो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग करता है उसके कारण ईरान भारत से नाराज हो गया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और पाकिस्तान के बारे में। अब दोनों के बीच मिलिट्री ब्रोमांस काफी बढ़ते जा रहा है। कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लंच के ऊपर होस्ट किया था और अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ भी अमेरिका की साइलेंट विजिट के ऊपर गया है, जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। दरअसल यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो ऑफिशियल चैनल है उसने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जाहिर अहमद बाबर की अमेरिका विजिट की जानकारी देते हुए अमेरिका में कई सारी मीटिंग्स की पिक्चर्स को शेयर किया है और बताया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने अमेरिका में जाकर मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट और वॉशिंगटन में काफी सारी मीटिंग्स की हैं। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ की ऑफिशियल विजिट थी, जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद हो रही है। यानी कि पिछले 10-15 साल से अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को अपने देश में इन्वाइट नहीं किया था और ये एक दशक के बाद हो रहा है जब अमेरिका ने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ को इन्वाइट किया हो। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने हाई प्रोफाइल विजिट के दौरान यूएस एयरफोर्स चीफ, यूएस एयरफोर्स की सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की और यूएस एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, उसके बाद जॉइंट ट्रेनिंग करने और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने के ऊपर डिस्कशंस किए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर पॉलिटिकल अफेयर्स और साउथ एशिया के ऑफिशियल्स के साथ भी मीटिंग की। कैपिटल हिल में यूएस कांग्रेस के मेंबर्स के साथ भी मुलाकात की। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने अमेरिका का एक बहुत ही लंबा चौड़ा दौरा किया है, जो कि एटलीस्ट 4 से 5 दिन का तो होगा ही, क्योंकि इसमें यूएस एयरफोर्स, पेंटागन, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, उसके बाद यूएस कांग्रेस के मेंबर्स के साथ काफी सारी मीटिंग करके आया है। हैरानी वाली बात यह है कि ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया था और किसी को भनक भी नहीं लगी कि पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ अमेरिका की विजिट के ऊपर गया है। पाकिस्तान में मिलिट्री को लेकर न्यूज कवर करने के ऊपर काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए शायद हो सकता है कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स इस हाई प्रोफाइल विजिट को कवर ना कर रहे हों। अब अगर हम इसको ईरान वाले एंगल के साथ भी जोड़कर देख लें कि ईरान के अंदर अमेरिका को पाकिस्तान की नीड पड़ सकती है, इसलिए अमेरिका ने पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ और अब पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ को इन्वाइट किया है, वो भी लिटरली 1 महीने के अंदर अंदर 2-3 हफ्तों के डिफरेंस के बीच। ये तब भी भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि ये 2 हाई प्रोफाइल विजिट्स शो करती हैं कि अगेन अमेरिका के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ रही है। अब क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो गया है तो गिव एंड टेक ट्रांजैक्शंस तो होंगी। पाकिस्तान भी फ्री में तो अमेरिका की हेल्प करेगा नहीं, इसलिए पाकिस्तान आर्मी अपने लिए कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो जरूर करेगी। भारत के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी केयरफुल होकर प्रोसीड करें, क्योंकि सच्चाई यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका के सेक्रेटरी फॉर डिफेंस मिस्टर पीट हेग्सेथ के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और दोनों देशों के डिफेंस टाइज को मजबूत करने के ऊपर चर्चा हुई। अमेरिका ने राजनाथ सिंह जी को इन पर्सन मीटिंग के लिए अमेरिका में इन्वाइट किया है, हालांकि भारत ने अभी तक डेट्स कमिट नहीं की हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ईरान के बारे में, और पाकिस्तान का भी नाम लेना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट भारत के बारे में दी है। अब क्योंकि यहाँ पर ईरान का एम्बेसडर है तो उसकी स्टेटमेंट का वजन तो होगा ही। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पाकिस्तान में जो ईरान के एम्बेसडर हैं इनका नाम है मिस्टर रेजा अमीरी मोगादाम। इन्होंने पिछले कल पाकिस्तान की न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में भारत को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान दे दिया है। मिस्टर रेजा अमीरी मोगादान ने सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीफ की है कि ईरान का इजराइल और अमेरिका के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान की सरकार ने काफी प्रोएक्टिव और अनवेवरिंग कमिटमेंट दिखाते हुए ईरान का समर्थन किया। प्रोएक्टिव यानी कि बिना किसी के कहने और इंतजार किए बिना तुरंत ईरान का समर्थन किया, और अनवेवरिंग यानी कि पाकिस्तान प्रेशर और चैलेंजेस के बावजूद अपने स्टांस के ऊपर टिका रहा और पाकिस्तान ने अंत तक ईरान का साथ दिया। अब क्योंकि मिस्टर रेजा अमीरी मोगादान को ईरान ने पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाया है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जो भी स्टेटमेंट दें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब ईरान का एम्बेसडर भारत को नीचा दिखाते हुए, भारत का नाम लेते हुए भारत के बारे में बुरा बोले और पाकिस्तान की तारीफ करे। दरअसल ईरानियन एम्बेसडर ने इसके आगे भारत के ऊपर स्टेटमेंट भी दी है। मिस्टर रेजा अमीरी मोगदाम ने कहा कि ईरान की इस लड़ाई में भारत ने ईरान का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और ईरान की कोई मदद नहीं की। इसके आगे ये कहते हैं कि भारत की सरकार और इजराइल के बीच काफी करीबी दोस्ती है और न्यू दिल्ली में अमेरिका का काफी प्रभाव है, यानी कि भारत अपने फैसले अमेरिका के प्रभाव में करता है, इसलिए भारत ने ईरान का साथ नहीं दिया और ईरान की मदद नहीं की।
मिस्टर रेजा मीरी मोगदान आगे कहते हैं कि इतना सब होते हुए भारत की जनता, खासकर भारत के मुस्लिम्स और कई पॉलिटिकल पार्टीज ने इजराइल के हमले की निंदा की है और ईरान का साथ दिया है। ईरान का एम्बेसडर यहाँ तक नहीं रुका, उसने एक और दुख जताया यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग को लेकर, और यूएन के अंदर जो डिबेट्स होती हैं उस मुद्दे के ऊपर भारत का साथ उन्हें कभी नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र की प्रोसीडिंग्स में भारत हमेशा न्यूट्रल रहता है और इजराइल ईरान के बीच इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी भारत ना ही वोटिंग में हिस्सा लेता है और ना ही एक देश को कॉर्नर करके कभी एक देश को टारगेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स भारत एब्सटेन करके रेजोल्यूशंस के ऊपर वोटिंग करने से बाहर रहता है, लेकिन ईरान के एम्बेसडर को ये नहीं बच रहा है। ईरानियन एम्बेसडर मिस्टर रेजा मीरी मोगदान ने यूएन की प्रोसीडिंग्स को लेकर कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर भी ईरान के पक्ष में वोटिंग नहीं की है और ईरान की साइड वोट डालकर ईरान का साथ नहीं दिया था, जबकि पाकिस्तान वहां पर भी हमेशा ईरान का साथ देता है और ईरान के पक्ष में वोटिंग करता है। ये कहना है ईरान के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर है उनका। अब ये चाहते हैं कि भारत की सरकार अमेरिका और इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को इग्नोर करके इनके पक्ष में वोट डाले, फिर जाकर ये भारत को अपना सच्चा दोस्त मानेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन और बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट को लेकर, जो अब काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होते जा रहा है। इसमें भारत में स्थित यूक्रेन की एम्बेसी भी इन्वॉल्व है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी है और कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन से कहकर बांग्लादेश के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश और यूक्रेन की गवर्नमेंट के बीच डिस्प्यूट शुरू हुआ है व्हीट यानी कि गेहूं के कारण। दरअसल बांग्लादेश को हर साल लाखों टन गेहूं फॉरेन कंट्री से परचेज करना पड़ता है। वैसे तो बांग्लादेश भारत से भी गेहूं इंपोर्ट करता है, लेकिन इस समय रशिया का गेहूं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफी ज्यादा डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। रशिया के ऊपर अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं, जिसको दुनिया के आधे से भी ज्यादा देश फॉलो कर रहे हैं। इसलिए रशिया ने बायस ढूंढने के लिए अपने गेहूं की कीमतें काफी कम कर दी हैं, जिसके चलते बांग्लादेश को कीमत कम लगी तो बांग्लादेश ने भी रशिया से गेहूं परचेज कर लिया। सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए। अब ये यहाँ पर सिचुएटेड है रशिया का पोर्ट काउकास, और रशिया इसी पोर्ट काउकास से बांग्लादेश को गेहूं की शिपमेंट्स भेज रहा है। अभी जो पोर्ट काउकास है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर क्रीमिया है और ऊपर वाली साइड रेड कलर से मार्क्ड यूक्रेन का एरिया है। ये जितना भी रेड कलर का मार्क्ड एरिया है ये इस समय रशिया ने कब्जे में ले लिया है, यानी कि यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद रशिया की फोर्सेस यहाँ तक आ गई हैं और ये सारा एरिया इस समय रशिया के पास है। अब यूक्रेन का कहना है कि रशिया जो पोर्ट काउकास से बांग्लादेश को गेहूं की शिपमेंट्स भेज रहा है उसमें काफी बड़ा हिस्सा उस गेहूं का है जो इसी रेड कलर की मार्क टेरिटरी से आ रहा है, जिसके ऊपर रशिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। यूक्रेन का कहना है कि इस टेरिटरी के ऊपर यूक्रेन का अधिकार है, इसलिए रशिया ने यहाँ से कलेक्ट करने के बाद जो भी गेहूं की शिपमेंट बांग्लादेश को भेजी है वो शिपमेंट बांग्लादेश रिजेक्ट करके रशिया को वापस दे दे और बांग्लादेश रशिया को बोले कि हमें वो गेहूं नहीं चाहिए जो यूक्रेन की ऑक्यूपाइड टेरिटरी से कलेक्ट करके भेजा गया है। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने अपनी ये मांग रखने के लिए यूक्रेन की जो भारत में एम्बेसी है उसको जिम्मेदारी दी। दरअसल यूक्रेन ने बांग्लादेश में अपनी कोई भी एम्बेसी नहीं खोली है और बांग्लादेश के लिए सारी कॉन्सुलर सर्विसेज भारत में स्थित एम्बेसी से ही प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए भारत में जो यूक्रेन की एम्बेसी है उसने कॉन्टैक्ट किया इंटीरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश को। यूक्रेन ने बांग्लादेश से काफी बार रिक्वेस्ट की, लेटर्स भेजे, डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इंटीरिम गवर्नमेंट को मैसेज भिजवाया, लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट लगातार रशिया से गेहूं की डिलीवरी ले रही है एंड इस मुद्दे के ऊपर बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यूक्रेन को कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब इस पूरे विवाद को लेकर यूक्रेन के भारत में एम्बेसडर ओलेक्सेंडर पोलिशचुक खुद ही सामने आ गए हैं एंड इन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को हमने काफी बार रिक्वेस्ट की, अपनी इन्वेस्टिगेशन भी बांग्लादेश के साथ शेयर करके ये पूरी तरह से बताया कि जो गेहूं बांग्लादेश को डिलीवर किया जा रहा है ये शिपमेंट यूक्रेन की उस टेरिटरी से कलेक्ट की गई है जिसके ऊपर रशिया ने इलीगली कब्जा किया है एंड ऑक्यूपाई करके रखा है। अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस अपने यूरोप के एलाइज के साथ शेयर करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि बांग्लादेश के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के कहने के ऊपर बांग्लादेश के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है या फिर नहीं, क्योंकि पिछले महीने ही बांग्लादेश रशिया से सबसे ज्यादा गेहूं खरीदने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, यानी कि $मिलियन रशिया को पेमेंट मिल रही है। अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश और यूक्रेन के बीच ये डिप्लोमेटिक वॉर और यूक्रेन की धमकी आगे कहां तक जाती है। जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की अमेरिका के अंदर जो मीटिंग हुई उसको लेकर। क्वाड कंट्रीज ने पहलगाम हमले को कंडेम करते हुए कड़ी निंदा की है और इसकी आलोचना की है और अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा है कि पहलगाम हमले के परपेट्रेटर्स, ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स हैं इस घिनौने हमले के जिम्मेदार लोगों, इसके प्लानिंग करने वालों और पैसे देने वालों के ऊपर बिना किसी देरी के कार्रवाई हो और जो उन्होंने अपराध किया है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। क्वाड समिट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ बायलैटरल लेवल के ऊपर 1-to-1 मीटिंग करने के बाद जयशंकर सर ने पेंटागन जाकर अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ के साथ भी मीटिंग की है
एंड इसके साथ ही अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट के साथ भी बायलैटरल मीटिंग्स की हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।